नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण का एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि आने वाली CTET परीक्षा और MPTET परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पर्यावरण सेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक समुद्र में जल विस्तार के लिए उत्तरदायी होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड और लास्ट में है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है साथियों, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है वो समुद्र में जल विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है। तो बताएं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है? तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है? नियोन, ऑक्सीजन, फ्रियॉन या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि शीतलक के रूप में इनमें से कौन प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा इसका साथियों। इसका राइट आंसर होता है फ्रियान। ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती हैं। तो शीतलक के रूप में उपयुक्त की जाने वाली गैस होती है फ्रियॉन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, पारा है या फिर रबर है? जैव निम्नीकरणीय इनमें से कौन सा है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्न में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है? ब्रायोफाइट्स है, लाइकेन है, सेबाल है या टेरिडोफाइट्स हैं? तो आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक इंडिकेटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम, जल से लोहे धातु एवं मैग्नीज को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? ठीक है, जल में अगर लोहा, आयरन और मैग्नीज घुली हुई है उसको हम कौन सी मेथड से अलग करते हैं? इट्रेशन या फिर क्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन या फिर लाइम सोडा उपचार के द्वारा? तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है? आप लोगों ने देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ के जल में क्या होता है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो दांत है ना वो हल्का सा पीलापन आ जाता है और दांत उनके घिस जाते हैं। तो फ्लोराइड की मात्रा किस जल के स्रोत में अधिक होती है? ऑप्शन है भूमिगत जल, नदी का जल, तालाब का जल या फिर वर्षा का जल? तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 6, सॉरी ऑप्शन ए सही है इसका, भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। IMP क्वेश्चन है, गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील पाया जाता है? तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि गोबर गैस में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या फिर प्रोपेन है? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है? 4%, 8%, 12% या फिर 16%? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जब श्वसन क्रिया होती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसका परसेंटेज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4%। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 5.5 से 7 माइक्रॉन्स, बी ऑप्शन है 27 माइक्रॉन्स या फिर 8 से 13 माइक्रॉन्स या फिर डी ऑप्शन है 0.1 से लेके 30 माइक्रॉन्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.5 से लेके 7 माइक्रॉन्स तक ये रेडियो सक्रियता को अवशोषित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कि निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? ठीक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? औद्योगिक उत्पादन है, ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग है, परिवहन है या फिर ठोस अपशिष्ट? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है वातावरण में उसका सबसे ज़्यादा रीज़न क्या होता है? तो उम्मीद है आप लोग राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 12, एरोसोल क्या है? हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ, हवा में उपस्थित प्रदूषित गैसें, हवा में उपस्थित छोटे धूलकण या फिर हवा में उपस्थित हरित ग्रह? तो एरोसोल जो होता है आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 13 है,
वैसे अपशिष्ट जिनकी प्राप्ति जल मल द्वारा होती है कहलाती है। जो अपशिष्ट बनता है, कचरा बनता है, जिनकी प्राप्ति जल मल के द्वारा होती है वो क्या कहलाती है? सैनिटरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, गार्बेज या फिर इलेक्ट्रिक अपशिष्ट। तो जिनकी प्राप्ति में जल और मल के द्वारा होती है वो कहलाते हैं सैनिटरी अपशिष्ट। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होना चाहिए। ठीक है, आवासीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहाँ पे जो सुनने की क्षमता है, श्रव्य सीमा कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल। आपको मालूम होगा ध्वनि की जो तीव्रता होती है डेसिबल में मापी जाती है। 2012 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था, डेसिबल से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए 45 डेसिबल। आवासीय क्षेत्रों की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुओं में किस तत्व की उपस्थिति के कारण दिमागी बीमारी होती है? मोटर गाड़ी से कौन सा वो एलिमेंट्स निकलता है जिससे कि दिमागी बीमारी हो जाती है? लेड है, NO2 है, SO2 है या फिर Hg है? तो इसका साथियों राइट आंसर है ऑप्शन ए लेड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। अति लेड विषाक्तता कहलाता है इटाइटाई, प्लम्बिस्म, न्यूरालगिया या फिर बाइसिनोस। तो इसका साथियों राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लम्बिस्म। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। बड़े शहरों में किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है? जो मेट्रोपोलियन सिटीज़ होती हैं उनमें किसके कारण प्रदूषण होता है? कॉपर के कारण, क्रोमियम के कारण, सीसा या लेड के कारण या फिर कैल्शियम की वजह से। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी सीसा लेड। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सुनिए आप लोग कि पीने योग्य जल में आर्सेनिक की क्या मात्रा होना चाहिए? ठीक है, पीने योग्य जल की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए है 0.006 ग्राम प्रति लीटर। सेकंड ऑप्शन है 0.005 मिलीग्राम प्रति लीटर। ऑप्शन सी है 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर या फिर डी ऑप्शन है 0.05 ग्राम प्रति लीटर। तो इसका साथियों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। यहाँ पे ऑप्शन डी और देखिए आप, यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर था जो कि गलत है, लेकिन राइट आंसर होगा मिलीग्राम प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है? PNA है, स्मॉग है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक कौन है आपको ये बताना है इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ये द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन सा है? ई कोलाई है, पी टाइपी है, सी विब्रियो है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ई कोलाई। ठीक है, तो ये क्या करता है? जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक ई कोलाई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। जैव विघटित प्रदूषक है, पारा है, बहित जल है, प्लास्टिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। जैव विघटित प्रदूषक, तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी वहित जल। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? सुपोषण किसके आधिक्य से होता है आपको बताना है। फास्फेट के, मरकरी के, नाइट्रोजन के या फिर तांबा के। सुपोषण किसके आधिक्य से होता है साथियों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 23 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। ताप अपघटन किसके निपटाने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है? द्रव अपशिष्ट, रंगरेज का पंख, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट या फिर ठोस अपशिष्ट। ताप अपघटन किसके निपटाने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है? तो साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्यों? नंबर ए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बी इससे दम घुट जाता है, सी यह एक विशेष गैस है या फिर उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण से लोगों की मृत्यु हो जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिरंजक चूर्ण जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ठीक है, अगर इसको हवा में छोड़ दें तो क्या होगा? उसकी ऑक्सीजन क्रमशः समाप्त हो जाएगी, उसकी क्लोरीन समाप्त हो जाएगी, वह गहरे भूरे रंग का हो जाता है या फिर वह नीले रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को हवा में छोड़ दें तो उसकी क्लोरीन जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, मतलब क्लोरीन इसमें समाहित हो जाती है। लेकिन जब हम इसको हवा में छोड़ देते हैं तो इसकी क्लोरीन समाप्त हो जाती है। तो कमेंट करके जरूर बताएं साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जिन साथियों ने वीडियो को
सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि, और आई बेल ठीक है आइकॉन को भी आप प्रेस करें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।